पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। प्यारे दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए देख लिया जाए आज के इन प्रश्नों को और फटाफट एक बार आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पहले देख लिया जाए। कह रहा है कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है। कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है, कह रहा है तंत्रिका जन होता है कि मांसपेशियों द्वारा होता है। उपर्युक्त दोनों ए और बी की उपर्युक्त में से कोई नहीं। हार्ट बीट इन वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में हार्ट बीट किस प्रकार का होता है, न्यूरोजेनिक होता है कि मायोजेनिक होता है कि बोथ, नन ऑफ दीज। देखिए टीजीटी में भी आया है, पीजीटी में भी आया है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, हम आपको बता दें इसका आंसर जी बिल्कुल बी ही होगा, मांसपेशियों द्वारा, अर्थात किस प्रकार का, मायोजेनिक होता है। कैसा होता है, मायोजेनिक होता है मेरे दोस्त। अगर हम मायोजेनिक की बात करें तो देखिए कशेरुकी के हृदय में उपस्थित पेसमेकर, पेसमेकर या इसी को कहते हैं ऐसे नोड स्वयं हृदय स्पंदन उत्पन्न करता है, स्वयं हार्ट बीट उत्पन्न करता है। इसलिए कशेरुकियों का हृदय जो है वो मायोजेनिक होता है, अर्थात पेशीजन होता है। जबकि जो निम्न स्तर के जंतु हैं, निम्न स्तर के जो जंतु हैं उनका हृदय न्यूरोजेनिक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहां पर कह रहा है कि व्यक्ति का हृदय होता है। अब बताइए व्यक्ति का हृदय मतलब क्या पूछ रहा है, हम ही लोग तो पूछ रहा है व्यक्ति का हृदय, हम लोग जब व्यक्ति न है। कह रहा तंत्रिका जन होता है कि पेशीजन होता है कि द्विपोषी होता है कि एकोदभावी, ले मोनोजेनिक दे दिया, मतलब ऐसे भ्रम में डालने के लिए एक ब्रैकेट रेकेट लगा दिया, सजा दिया है जिससे आप भ्रम में आ जाएं। तो कैसे होता है व्यक्ति का हृदय, आप जान ही गए हैं कि हार्ट ऑफ मैन कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। कैसे प्लास्टिक के द्वारा चलेगा नहीं भैया, ये फूलेगा पिचका गया, समझ रहे हैं, तो मायोजेनिक होता है। ठीक है, व्यक्ति का हृदय कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि लवण जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, लवण जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है वो कौन सा है। कह रहा मैग्नीशियम है कि आयरन है कि फास्फोरस है कि कैल्शियम है। विच साल्ट इज नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, कौन है, कह रहा मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, कैल्शियम। ठीक है, कौन सा होगा मेरे दोस्त, कैल्शियम इसका सही उत्तर है। अगर हम बात करें, देखिए बात करें इसके बारे में तो देखिए चोट लग जाती है जब, तो आप जानते हैं कि जो चोट लगने पर जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, वाहिनियों से बाहर आ जाता है। कहाँ, टपाक से बाहर आ जाएगा जिससे चोट लगेगी, समझ रहे हैं। और एक जो है प्रक्रिया द्वारा एक प्रक्रिया होने लगती है और प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती, ब्लड अपने आप बहने लगता है। अब बहने लगता है तो उसके बाद बहते हुए का बहते ही रहता नहीं, रुक जाता है। तो इसे कहते हैं, जब ब्लड बहना रुक जाए तो उसे कहते हैं ब्लड कोआगुलेशन, रुधिर स्कंदन या थक्का जमना कहते हैं। इस प्रक्रिया के लिए कुल 13 कारक आवश्यक होते हैं। कितने कारक, 13 कारक आवश्यक होते हैं। और इस प्रक्रिया में कैल्शियम Ca++, कैल्शियम आयन, समझ रहे हैं, Ca जो डबल प्लस है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए, और क्यों, क्योंकि ये हिपैरिन जो होता है एंजाइम, हिपैरिन को क्या कर देता है, ये निष्क्रिय कर देता है। इसलिए हिपैरिन एक एंटीप्रोथ्रोम्बिन होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए और फटाफट एक बार भाई मेरे दोस्त आप लोग एक बार लाइक भी कर दीजिए और थोड़ा संख्या बढ़ाइए, शेयर करिए। देखिए हम संख्या इसलिए कहते हैं बढ़ाने के लिए, बाकी तो देखिए भीड़ में हम कह रहे हैं कि भीड़ से आपको मतलब नहीं है। आप जितने भी लोग हैं रेगुलर हैं, मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं आप लोगों से कि इतने लोग तो जिद में हैं। आप लोग किसी के चेहरे देख करके इंप्रेसिव नहीं होते। अब यहाँ मैं देखता हूँ जिस दिन मैं फेस कैम वीडियो आ जाता हूँ, सामने आ जाता हूँ और थोड़ा बातें तक कर देता हूँ तो सब लोग खुश हो जाएंगे, तो केवल वही देखने के लिए आते हैं। बाकी असली तो आप लोग हैं पढ़ने वाले। अब इसे हाँ आप फिगर देख रहे तो आपको क्या मिल रहा है, आपको तो केवल आपका केवल एक ही उद्देश्य है, एक टारगेट है कि बस पढ़ना है तो पढ़ना है, हमें परीक्षा फाइट करना तो फाइट करना है, और यही होना भी चाहिए। ठीक है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि वृद्ध रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं, जो वृद्ध हो जाते हैं रक्ताणु, रक्त के अणु कैसे किसके द्वारा नष्ट किए जाते हैं। कह रहा प्लीहा एवं यकृत द्वारा, हृदय तथा फुफ्फुस द्वारा, वृक्क द्वारा कि पित्ताशय द्वारा, किसके द्वारा। द एज्ड इरिथ्रोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय स्प्लीन एंड लीवर, हार्ट एंड लंग, किडनी, गॉल ब्लैडर। तो इसका राइट आंसर क्या है, स्प्लीन एंड लीवर इसका सही उत्तर है, स्प्लीन एंड लीवर। अगर हम इसके बारे में देखिए बात करें, आप जानते हैं कि मानव की जो लाभ रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल 120 दिन होता है। लाभ रुधिर कणिकाओं की मतलब आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है, आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन पुरानी लाल रुधिर कणिकाएं प्लीहा और यकृत में क्या हो जाती हैं, विखंडित हो जाती हैं। अब प्लीहा को लाल रुधिर कणिका का कब्रगाह भी कहा जाता है, प्लीहा को आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है, स्प्लीन को, ठीक है,
कब्रगाह। और शरीर का ब्लड बैंक भी प्लीहा को ही कहा जाता है। ब्लड बैंक भी किसको कहा जाता है? प्लीहा को ही कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में, एक स्वस्थ बढ़िया हो, रोगी होगी ना हो, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में मतलब ना से ना हो, लड़का उड़का ना हो, बुजुर्ग बुजुर्ग ना हो, वयस्क व्यक्ति में, समझ रहे हैं, कह रहा कितना ग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन रक्त में होता है। मतलब 100 अगर ml हीमोग्लोबिन है तो 100 ml अगर ब्लड है तो उसमें कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है, 100 ml रक्त में कह रहा 5 ग्राम होना चाहिए प्रति 100 ml, 10 ग्राम 100 ml, और 13 से 15 और 25 से 30 तो होना चाहिए कितना, 15, लगभग 15 होता है। तो यहाँ 13 से 15 है, तो इसका सही उत्तर क्या है? सी इसका राइट आंसर है भाई, सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हृदय को जाने वाली सभी तंत्रिकाएं यदि काट दी जाए, लो भैया अगर हृदय के पास जा रही जो तंत्रिकाएं उसको क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए, कट हो जाए, तब क्या होगा? कह रहा है तब भी लयबद्ध रूप से धड़कता रहेगा। धड़कना बंद कर देगा कौन? हृदय। लय विहीन होकर धड़कता रहेगा, सिकुड़ जाएगा। आप लोगों ने गाना सुना होगा ना, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, गाना भी बहुत बढ़िया, अगर नहीं सुना तो एक बार आप लोग सुन भी लिया करें बीच बीच में। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए, बीच बीच में मनोरंजन भी हो जाए आपका। ठीक है, और ऐसा भी होना चाहिए, आप टेंशन में ना आए, परीक्षा नजदीक आ रही, बिल्कुल अपने पास टेंशन मत रखिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बिल्कुल लय विहीन होकर धड़कता रहेगा। कैसा? लय विहीन होकर धड़कता रहेगा। हृदय को जाने वाली सभी तंत्रिकाएं यदि क्या की जाए? काट दी जाए। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए। 7 नंबर कह रहा है खरगोश के दाएं व बाएं फेफड़े में पिंडों की संख्या, मतलब लोब की संख्या कितनी होती है? क्रम से बताना है, दाएं में और फिर बाएं में। कह रहा 2 4, मतलब 2 दाएं में 4 बाएं में, ऐसा कह रहा है। कह रहा 1 2 4 2 6 3। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी। समझ रहे हैं, 4 और 2। ठीक है, 4 और 2 है। देखिए खरगोश में जो दायां फेफड़ा है 4 पिंडों, दायां फेफड़ा कितने? 4 पिंड से होता है। दायां कितने? 4 पिंड से होता है। राइट जो है 4 पिंड से होता है। ठीक है, लोब से होता है। बायां जो है 2 पिंड में बटा होता है। समझ रहे हैं, इसका सही उत्तर यही है, क्योंकि आप जानते हैं कि दायां फेफड़ा अग्रपिंड, पश्च पिंड, अग्र एजाइगस पिंड तथा पश्च एजाइगस पिंड में विभाजित होता है, जबकि बायां फेफड़ा अग्रपिंड एवं पश्च पिंड में विभाजित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सड़ाक से सोई से, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ गए। अब कह रहा है यकृत की भक्षी कोशिकाएं कौन सी हैं? यकृत की, लीवर की भाई भक्षी कोशिकाएं कौन है? ऐसा कह रहा है विच आर फाइगोसाइट इन लीवर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कह रहा है कुप्फर कोशिकाएं हैं, एसिनर कोशिकाएं हैं, डीटर कोशिकाएं हैं, हैंसेंस हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कुप्फर सेल्स। कौन सी? कुप्फर सेल इसका राइट आंसर है। कुप्फर कोशिकाएं यकृत की भक्षी कोशिकाएं कौन होती हैं? कुप्फर कोशिकाएं। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, बहुत आता है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है स्तनियों में हृदय स्पंदन का नियमन किससे होता है? स्तनियों में हृदय मतलब हार्ट बीट का नियमन किससे होता है? कह रहा रुधिर में अधिक O2 की उपस्थिति, हृदय में गति निर्धारक की उपस्थिति, रुधिर में थायरॉक्सिन की उपस्थिति, रुधिर में कम CO2 की उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है जी बिल्कुल बी नंबर, इसका सही उत्तर है। बी नंबर इसका सही उत्तर है, हृदय में गति निर्धारक की उपस्थिति इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इसको भी देख लिया जाए। 10 नंबर कह रहा है रुधिर में अधिकांशतः CO2 किस रूप में लाई जाती है? जो रुधिर होता है, रुधिर में अधिकांश रूप से जो CO2 होती है वह किस रूप में लाई जाती है? ऐसा कह रहा है। ठीक है, कह रहा बाइकार्बोनेट के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट की, कार्बोनिक अम्ल की, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, मोस्ट ऑफ द CO2 इन ब्लड इज कैरिड एज, किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर है बाइकार्बोनेट के द्वारा। किसके द्वारा? बाइकार्बोनेट। ठीक है, किसके द्वारा? बाइकार्बोनेट के द्वारा है। समझ रहे हैं, इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसकी बात करें इसके बारे में, तो मनुष्य के रुधिर में CO2 का अधिकांश परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, आप जान रहे हैं। अब बाइकार्बोनेट के द्वारा लगभग 70%, कितना? लगभग 70% बाइकार्बोनेट के द्वारा CO2 का परिवहन होता है, और लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, जबकि केवल 7%, जबकि केवल कितना? 7% CO2 का प्लाज्मा में घुली अवस्था में परिवहन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? उसको देखने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा भाई सफलता है आपको पानी है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इस बीच में आप बिल्कुल
अपने आप को संभालिए और बिल्कुल जुटे रहिए, दिन रात एक कर दीजिए। देखिए कहा गया है कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया मेरे दोस्त, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो ऐसे आपको भी चले जाना है, बिल्कुल ठीक है, अपनी हिम्मत को हारना नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षण प्रणाली से संबंध है। ठीक है, कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षण प्रणाली से संबंध है, कह रहा है इरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल की थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, विच सेल्स आर इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल की थ्रोम्बोसाइट। इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका जो सही उत्तर है वह है बी, लिम्फोसाइट। कौन है इसका सही उत्तर, लिम्फोसाइट इज द राइट आंसर। देखिए आप जान रहे हैं कि लिम्फोसाइट जो होता है, देखिए अगर हम बात करें लिम्फोसाइट जो होता है WBC का एक प्रकार है। किसका प्रकार है, WBC मतलब व्हाइट ब्लड कार्सेल्स का एक प्रकार है। और रुधिर कणिकाओं में लिम्फोसाइट का भाग 20 से कितना होता है, 25% होता है। और यह दो प्रकार की होती है, जो लिम्फोसाइट होती है कितने प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है। एक तो होती है टी लिम्फोसाइट और एक होती है बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट होती है ये क्या करती है, रसायनों द्वारा अन्य रोगजनक जीवों को मारती है। अब बी लिम्फोसाइट क्या आती है, एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है, एंटीबॉडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 12 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दर्जन वाला आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है किस श्वेत रक्ताणु में सेम के बीज जैसा केंद्रक पाया जाता है। कह रहा है किस श्वेत रक्ताणु में सेम के बीज की तरह केंद्रक पाया जाता है। क्या बेसोफिल में, मोनोसाइट में, कि न्यूट्रोफिल में, कि इयोसिनोफिल्स में। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर है बिल्कुल मोनोसाइट। इसका राइट आंसर क्या है, मोनोसाइट है। ठीक है, मोनोसाइट सबसे बड़ी लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट होती है, सबसे बड़ी श्वेत रुधिराणु होती है कौन, मोनोसाइट। समझ रहे हैं, और इनका ही केंद्रक किसके, सेम के बीज के जैसा होता है। समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ऐसा कह रहा है। कह रहा है एडवर्ड जेनर को, एमिल वान बेहरिंग को, वाक्समैन को, ए फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज फॉर पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, कौन सा, पैसिव इम्यूनिटी वाज अवार्डेड टू एडवर्ड जेनर, एमिल वॉन बेहरिंग, वैक्समैन और फ्लेमिंग। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है बी, एमिल वॉन बेहरिंग। ठीक है, एमिल वॉन बेहरिंग को निष्क्रिय प्रतिरक्षा के लिए क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए हम आपको बता दें, इन्होंने क्योंकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में सबसे पहले बताया था और इन्हें एंटी डिप्थीरियल सीरम इन्होंने ही बनाया था। समझ रहे हैं, इनको निष्क्रिय प्रतिरक्षा का पितामह भी कहा जाता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा का क्या कहा जाता है, पैसिव इम्यूनिटी का इन्हें फादर भी कहा जाता है, फादर। समझ रहे हैं, इन्हें वर्ष 1901 में, कब, 1901 में चिकित्सा क्षेत्र में प्रतिरक्षा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और जो एडवर्ड जेनर है, कौन, एडवर्ड जेनर जो हैं, इन्हें एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में इन्होंने बताया था। और जो फ्लेमिंग है इन्होंने क्या बताया था, सर्वप्रथम एंटीबायोटिक्स की खोज की थी, एंटीबायोटिक की खोज की थी। जबकि वैक्समैन ने एंटीबायोटिक शब्द दिया था, एंटीबायोटिक शब्द दिया था कौन ने, वैक्समैन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है हृदयी निर्गत के दौरान निलयों द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा है। ठीक है, हृदय निर्गत के दौरान निलयों द्वारा, मतलब हृदय से जब बाहर जाता है तो कह रहा है निलय द्वारा, तो उसके द्वारा उसके समय रुधिर की मात्रा कितनी ये निर्गत करता है। कह रहा है 2 लीटर की, 5 लीटर, 7 लीटर, 10 लीटर। तो लगभग इसकी जो होती है वो कितनी होती है मात्रा, कह रहा है 5, 2, 7, 10। तो इसका राइट आंसर जो है मेरे दोस्त हुआ है 5 लीटर। कितना है, 5 लीटर इसका सही उत्तर है। ठीक है, 5 लीटर। अगला प्रश्न 15 नंबर का क्या कह रहा है, 15 नंबर कह रहा है, 15 नंबर में मनुष्य में एक हृदय धड़कन का समय होता है लगभग, मनुष्य में एक हृदय धड़कन में लगभग कितना समय लगता है। ठीक है, धड़कन लब डब समझ रहे हैं, धक 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 करेगा ना। तो इसका कितना होता है, कह रहा है कि 0.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1.0 सेकेंड, 1.2 सेकेंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 0.8 सेकेंड। ठीक है, 20 का सही उत्तर है। कौन सा, 20 का सही उत्तर है। अब कैसे सही उत्तर है, आप जानते हैं कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितना, 72 से 75 बार धड़कता है। कितना, 72 से 75 बार। तो एक हृदय कार्डियक साइकिल, मतलब हृदय चक्र कार्डियक साइकिल का समय लगभग 0.8 सेकेंड का होता है। ठीक है, और अलिंद तथा निलय का संकुचन और प्रकुंचन क्रमशः 0.8 सेकेंड और 0.8 सेकेंड का ही होता है। यही एक धड़कन का क्या है, समय है। समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कार्डियक चक्र की शुरुआत होती है, कार्डियक चक्र की शुरुआत कह रहा होती है किससे, कह रहा अलिंद शिथिलन से, निलयी संकुचन से, अलिंद संकुचन से, इनमें से कोई नहीं। कार्डियक साइकिल स्टार्ट विथ, ठीक है,
आरिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, आरिकुलर सिस्टोल, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अलिंद संकुचन से। किससे? अलिंद संकुचन से इसका राइट आंसर है। देखिए एक कार्डियक जो हृदय कार्डियक चक्र होता है, हृदय की एक धड़कन के दौरान इनमें विभिन्न जो चैम्बर में होने वाले संकुचन तथा शिथिलन को मिलाकर कहते हैं। ठीक है, संकुचन और शिथिलन को मिला करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन को मिलाकर कहते हैं वन हार्ट बीट। समझ रहे हैं? संकुचन अवस्था में सिस्टोल तथा शिथिलन अवस्था डायस्टोल कहलाती है। समझ रहे हैं? इससे क्रमशः होने वाली जो घटनाएं होती कई होती हैं, जैसे 4 होती हैं। समझ रहे हैं? कौन कौन से? आरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, आरिकुलर डायस्टोल। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर हम अगर 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हिपैरिन जो कि परिसंचरण तंत्र में थक्का जमने से रोकती है, उत्पन्न होती है। हिपैरिन जो कि परिसंचरण तंत्र में थक्का जमने से रोकती है, वह किसके द्वारा उत्पन्न होगी? कह रहा है लिम्फोसाइट द्वारा, कि न्यूट्रोफिल्स के द्वारा, बेसोफिल्स के द्वारा, इओसिनोफिल्स के द्वारा। तो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका जो राइट आंसर है हम आपको बता दें सी। ठीक है, बेसोफिल्स। कौन सा है? बेसोफिल्स के द्वारा। समझ रहे हैं? जो हिपैरिन होता है, अभी बेसोफिल्स हमने बताया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेसोफिल्स। कैसे? बेसोफिल्स जो कोशिकाएं हैं रुधिर में सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं, रुधिर में सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसके द्वारा हिस्टामिन, कौन? हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपैरिन का स्रावण होता है। ठीक है, कौन किसका किसका? हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपैरिन का स्रावण होता है। हिपैरिन परिसंचरण तंत्र में रक्त का थक्का जमने से क्या करता है? रोकता है। अब बेसिन कोशिका जो कणिकाणु प्रकृति की होती है, समझ रहे हैं, ग्रेनुलोसाइट प्रकृति की होती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 18 से चलने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई आप जोरदार एक बार आप लोग देखिए, संख्या इतनी है, इतनी संख्या है तब भी लाइक की संख्या कम है, तो एक बार भाई लाइक कर दीजिए, समझ रहे हैं, इससे मेरा भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और आप लोग देखिए मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए मेरे भाई। अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप भाग्य के भरोसे नहीं रहना, नहीं तो जो लोग अभी जानते हैं निराश होते हैं तो भाग्य को कोसने लगते हैं। तो कहा गया है कि भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना, भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना, जब हम सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। समझ रहे हैं? इसलिए आप कोशिश पूरी की पूरी करिए। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? हमारी दुआएं आप सबके साथ हैं। कह रहा है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम पाया जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम पाया जाता है किसमें? कह रहा है लिम्फोसाइट्स में, इरिथ्रोसाइट्स में, कि रुधिर प्लाज्मा में, कि ल्यूकोसाइट्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है लिम्फोसाइट्स में। किसमें? लिम्फोसाइट्स इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं? इसका सही उत्तर क्या है? लिम्फोसाइट्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 19 नंबर का, उसको भी देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि कार्डी टेंडिनी पाए जाते हैं, कार्डी टेंडिनी पाए जाते हैं, ऐसा कह रहा है। कह रहा है हृदय की निलय में, कि हृदय के अलिंद में, कि संधियों में, मस्तिष्क की वेंट्रिल में। ठीक है, वेंट्रिकल में। तो इसका कार्डियक टेंडिनी आर फाउंड इन वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, एट्रिया ऑफ हार्ट, जॉइंट्स, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? देखिए इसका सही उत्तर है ए, हृदय की निलय में। कहाँ पाए जाते हैं? हृदय की निलय में, वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। देखिए कैसे? कार्डियक टेंडिनी देखिए क्या है? कार्डियक टेंडिनी हृदय की निलय में पाए जाते हैं। जो निलय होता है वेंट्रिकल की पैपिलर पेशियां जो होती हैं ट्राइकस्पिड तथा बाइकस्पिड कपाट की दीवारों द्वारा कोलेजन की डोरियों से जुड़ी रहती हैं और इन्हें ही कार्डी टेंडिनी कहते हैं। ठीक है, और ये कपाटों को विपरीत दिशा में क्या करती हैं? खुलने से रोकती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कह रहा है स्फेग्नोमैनोमीटर से नापते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या नापते हैं, ऐसा कह रहा है। तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं थोड़ा सा देख लेता हूं आपको, समझ रहे हैं, 1 मिनट देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाक से बताइए। जी जी जी, बिल्कुल यही होना भी चाहिए और ऐसी आपकी तैयारी होती रहनी चाहिए। इसका राइट आंसर है बी, रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर। ठीक है, स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या नापते हैं? ब्लड प्रेशर मापते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा मेरे दोस्त, आप लोग सभी लोग मेहनत करते रहें। बिल्कुल जितने लोग आप रेगुलर हैं, मैं बहुत प्रसन्न होता हूं आप लोगों से कि इतने लोग कम से कम बिल्कुल जिद्दी टाइप के हैं आप लोग, बिल्कुल कि आपको सिलेक्शन लेना ही है। और मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, सामना ना हो कभी तन्हाइयों से। हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका, हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका, यही दुआ है मेरी दिल की गहराइयों से, यही दुआ है दिल की गहराइयों से। प्यारे दोस्तों, आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, जय हिंद।